आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप्स की अगर बात की जाए तो जी हाँ, बहुत देर सवेर रेंगते गिरते पड़ते फाइनली कहीं ना कहीं अपडेट्स निकल कर आई हैं। और कहीं ना कहीं हैरानी भी नहीं होती है, क्योंकि आईसीसी जब भी इन्वॉल्व होता है तो कुछ ना कुछ वो रीज़न ढूंढ ही लेते हैं कि कुछ ना कुछ मैसअप करते हुए नजर आते हैं। एक ऑफिशियल वार्म अप्स है जिनकी अपडेट्स के लिए पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम निकल गई, पूरी रात निकल गया, लेकिन ढंग से अपडेट्स आई नहीं। और रात के 11-12 बजे जाकर कहीं ना कहीं अपडेट सबकी सब अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से निकल कर आई हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं सोचा चलिए अब सुबह ही बनेगा वीडियो और उस पर बात जरूर करेंगे। और एट द एंड सिर्फ एक ही मैच हो पाया। एक तो बारिश का भी बहुत बुरा वहाँ पर हाल है, बारिश ने और ज़्यादा मज़ा वहाँ पर ख़राब किया है। तीनों गेम्स की बात करें, तीनों गेम में क्या कुछ हुआ, चारों गेम्स में वो उसका जो एक नॉर्मल अपडेट है, स्कोर्स वगैरह वो सब हम कम्युनिटी में पहले सुबह ही डाल चुके थे, आपने देखा भी होगा। नहीं देखा है तो बाकी 3 गेम्स का एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तीनों ही गेम नॉट रिजल्ट रहे हैं। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेज पाकिस्तान और यूएसए वर्सेज नामीबिया। लेकिन यूएसए की एक इनिंग जरूर हो गई थी और सेकंड इनिंग में भी कुछ ओवर्स हो गए थे। क्या अपडेट्स रहा वो जाकर एक कमेंट्री में जरूर चेक करिए। एक ही मैच था जो कम से कम उसमें रिजल्ट निकल कर आया और वो था स्कॉटलैंड वर्सेज नेपाल की मैच की अगर हम बात करें तो इस मैच में सबसे पहले शुरुआत जानने की कोशिश करेंगे कि स्कॉटलैंड की किस तरह की बैटिंग रही है, क्या उनका बेहतर रहा है, क्या फिर उनका वीक पॉइंट रहा है इस गेम में, और नेपाल ने इस गेम में क्या कुछ बेहतर किया है या फिर क्या कुछ कोई कंसर्न नजर आया या फिर नहीं नजर आया, इस पर बात करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैच होगा उनका वार्म अप, उसके लिए उन्हें क्या क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बेहतर करनी होंगी, और स्कॉटलैंड का भी जो नेक्स्ट वार्म अप होगा उसमें उन्हें क्या कुछ बेहतर करना होगा, इस पर बात करेंगे। और पहले कल के मैच की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्कॉटलैंड अंडर 19 मेरे ख्याल से टॉस जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। उन्होंने कितने ओवर पूरे बैटिंग की, पहले ये जानना चाहूंगा मैं कि क्या 50 ओवर पूरे बैटिंग कर पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम देखें तो एक तो ये यहाँ पर वो पीछे रहे कि उन्होंने 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं की। 44.4 ओवर जो स्कॉटलैंड के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बल्लेबाजी की, और जिसमें इसकी ज़्यादातर देखेंगे आप तो पूरी टीम ने मिलकर आखिरकार 44 तक पहुँचाया, वरना तो शायद 38 या 39 ओवर तक हमें सिमटते हुए दिख जाते। बिल्कुल, यानी एक जो पहले वार्म अप में जो आप सबसे पहले चीज़ चाहते हैं कि पहले बैटिंग करके कम से कम 50 ओवर पूरे बैटिंग करें, वो स्कॉटलैंड नहीं कर पाती, ये बॉक्स अनटिक रहा। अब बात करते हैं रन्स की। तो रन्स टीम ने मेरे ख्याल से 114 रन लगाए, यानी 45 ओवर करीब बैटिंग कर 114 रन आप बोर्ड पे जोड़ पाए। देखिए, ये पिच पर रुकने के लिहाज से अगर आप देखें तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया। अब एक होता है स्लो, एक होता है कि नहीं हमने स्लो खेला क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस का मजा लेना चाहते थे। एक होता है ओवर स्लो, और ये ओवर स्लो कैटेगरी में आएगा। 44 ओवर में 114 रन बनाना, और खास करके पहले बैटिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जब आप 44 ओवर तक टिक पाए तो फिर आपके बल्ले से रन्स क्यों नहीं निकल रहे। हाँ, ये होता कि बॉल बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, और वो कर भी रही थी, शुरू में कर ही रही होगी। ओवरकास्ट कंडीशन था, जी हाँ, मैच तो नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कर भी रही होगी, ओवरकास्ट कंडीशन थे। लेकिन फिर आप 44 ओवर तक टिक भी तो गए। आप जब 44 ओवर तक बैटिंग कर पाए और रन सिर्फ आए 114 रन, मतलब सिर्फ बॉल को खेलना भर था, रन मारने का लिहाज नहीं था। ये जो माइंडसेट है ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल, और आप देखेंगे तो स्कोरर्स कौन कौन से रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, उज़ैर अहमद और हैरी आर्मस्ट्रॉन्ग तो हाईएस्ट रहे ही हैं। अगर हम देखेंगे उनको तो 31 रन उज़ैर अहमद, हैरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने 23 रन किए हैं। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओपनर में भी है एलेक प्राइस की बात करें 14 रन, और जेमी डंक ने 19 रन की पारी यहाँ पर खेली है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सिर्फ यही 4 बल्लेबाज हैं जो दहाई का आंकड़ा पार कर पाए, यानी कि जो आप कहेंगे कि डबल डिजिट। जी हाँ, बिल्कुल, और बाकी सब सिंगल डिजिट में रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है 1 डाउन के प्लेयर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में भी खराब, यहाँ पर हमें स्कॉटलैंड की तरफ से ज़्यादा रन्स करते हुए दिखे नहीं। लोअर ऑर्डर ने भी कुछ रन्स नहीं किए। तो ओवरऑल देखेंगे आप तो सिर्फ इन 4 बल्लेबाजों ने ही थोड़े बहुत रन्स किए हैं। और उस लिहाज से देखें तो स्कॉटलैंड की जो बैटिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। उस मेन इवेंट में जाने से पहले बहुत ज़्यादा वीक, क्योंकि नेपाल के खिलाफ भी स्कॉटलैंड ने प्रैक्टिस मैच खेला था, वहाँ पर भी वीक नज़र आई थी। लेकिन जब रीजनल फाइनल्स खेल रही थी टीम स्कॉटलैंड तो कुछ और ही कहानी थी। बड़े बड़े स्कोर बन रहे थे, बड़ी बड़ी पार्टनरशिपें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर अपनी सी बेटर टीमों के खिलाफ बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। बिल्कुल, अब ये थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। बात करते हैं पार्टनरशिप चार्ट की, इससे और क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पर स्कॉटलैंड के जो बैट्समैन है उन्होंने लैक किया है। अगर हम इस पार्टनरशिप चार्ट को देखेंगे, शुरुआत अच्छी हुई थी, यानी 23 पे 0 थी एक वक्त पे टीम। उसके बाद जो पहला विकेट गिरा, पहले विकेट के लिए सिर्फ 23 रन की पार्टनरशिप, दूसरे विकेट के लिए
कोई रन नहीं, तुरंत विकेट गिर गया। जहाँ तीसरे विकेट के लिए 3 रन की पार्टनरशिप, चौथे विकेट के लिए 33 रन की पार्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट था। ये मेरे ख्याल से उज़ैर हैरी आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में ये था। उसके बाद 5 विकेट के लिए 24, उसके बाद छठे विकेट के लिए सिर्फ 5 रन, 7वें विकेट के लिए 18 रन, 8वें विकेट के लिए 2 और नीचे तो फिर आप है नहीं कीजिए, वो तो बहुत अच्छी कैटेगरी में आ जाता है। तो यानी सिर्फ एक 30+ की पार्टनरशिप यहाँ पर आई है चौथे विकेट के लिए, जो कि आई थी उज़ैर अहमद और आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच। 45 ओवर तक पहुंच गए, आप 44 ओवर तक पहुंच गए हैं और सिर्फ एक 30+ की पार्टनरशिप। यही दिखाता है कि ये यहाँ बात सिर्फ पिच पर ठहरने की नहीं थी, यहाँ पर इंटेंट भी बहुत ज्यादा नेगेटिव था, ये आपको कहना होगा। क्योंकि 44 ओवर अगर आप खड़े रह गए हैं, टिक गए हैं, तो फिर रन्स जो है वो इतने कम क्यों? डेफिनेटली ये एक पुअर इंटेंट दर्शाता है। अब बस ये वार्म अप्स है, ये बेहतर है, कम से कम इससे अगर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले, लेकिन मिल नहीं रहा। यही तो ये दिक्कत है, क्योंकि स्कॉटलैंड ने अभी एक प्रैक्टिस गेम खेला था। ये होता है कि हाँ एकदम से आए हैं, पहला ही वार्म अप है उनका, नहीं, ये अभी नामीबिया के खिलाफ भी खेले और नेपाल के खिलाफ भी एक प्रैक्टिस गेम खेले थे, वहां पर भी हमें यही देखने को मिला। उससे बल्कि डाउनग्रेड हुआ है, डाउनग्रेड तो यहाँ पर हमें कुछ मिला है नहीं। ये बात हो गई। 114 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई 44.4 ओवर बैटिंग कर कर। अब चलते हैं नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस की तरफ। एंड बॉलिंग की बात करें, यहाँ पर 45 ओवर लगभग आसपास स्कॉटलैंड ने बैटिंग की, यानी काफ़ी भर भर के नेपाल के बॉलर्स को बॉलिंग मिली भी है। तो बॉलिंग कार्ड किस तरीके का है और क्या कुछ खास आपको नजर आया कल की बॉलिंग अटैक में? डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हुई है, सामने वाली टीम को ऑल आउट किया है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ है इस बॉलिंग एनालिसिस में? जरूर देखिए, हम पेसर्स ने फिर गुलशन झा ने अच्छी बॉलिंग कराई है, दुर्गेश गुप्ता को भी बॉलिंग दी गई यहाँ 4 ओवर के लिए, उन्होंने 9 रन दिए हैं 4 ओवर में, यानी कि दिक्कतें पैदा की हैं उन्होंने। अच्छी बात है, ऐसे ही स्पेल वो डालें। नेक्स्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ थोड़ा और टेस्ट हो, बिल्कुल होगा, जरूर टेस्ट होगा। और उसके बाद देखिए, हम गुलशन झा ने 3 विकेट निकाले हैं 6 ओवर में, 1 मेडिन, 15 रन, 3 विकेट। तो विकेट्स इनका निकालना जरूरी है, क्योंकि ये नई बॉल से बॉलिंग कराएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस वार्म अप में अपने आप को तैयार करें, थोड़ा शेपअप करें कि नई बॉल से थोड़ा ढले साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के हिसाब से। कि बहुत मुश्किल होता है कि आप नई बॉल से के बॉलर हों और अगर आपका टप्पा ख़राब हो गया तो पूरी टीम का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो नई बॉल से आप कोशिश की है गुलशन झा ने कि बेहतर करें और आने वाले वार्म अप में हमें और अच्छी तरह मालूम होगा। वहीं दीपेश कंडेल, सुभाष भंडारी और तिलक भंडारी, जो कि स्पिनर्स में आ जाते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। विकेट भी 10 ओवर में 1 मेडिन, 17 रन, 1 विकेट दीपेश कंडेल का फिगर रहा है ये। वहीं सुभाष भंडारी की बात करें तो उन्होंने 10 ओवर में 3 मेडिन, 18 रन, 1 विकेट। तो स्पिनर्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, यानी कि स्पिनर्स अपनी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा टिक करते जा रहे हैं। बस ये एक दिक्कत है, बेटर ओपोनेंट्स के खिलाफ हमें देखना होगा। एशिया कप में ह्यूजली डिसअपॉइंट किया था इन स्पिनर्स ने, बाकी अब देखना होगा आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये बेटर ओपोनेंट्स के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं पर आकाश चंद, जो कि पेसर है, 5 ओवर में 28 रन, 1 विकेट उन्होंने निकाला है। थोड़ा सा बेटर और होगा तो और बेहतर होगा। बिल्कुल, तो क्लियर बात है कि यहाँ पर बॉलिंग कार्ड काफी बेहतर लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रास में काफी डिसिप्लिन हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्स्ट्रास में डिसिप्लिन, क्योंकि ये तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर है, यहाँ पर ओपोनेंट से ज्यादा कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल पे मैटर करता है, ये आपने बेहतर जरूर किया है। वहीं पर अगर हम देखें तो जैसे हमने कहा कि बॉलिंग में काफी फिगर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो नेक्स्ट वार्म अप है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां पर कहीं थोड़ा सा और पता चलेगा, क्योंकि इनसे कुछ थोड़ी सी बेटर ओपोनेंट वहां मिलेगी। और फिर जब मेन इवेंट आएगा तो खैर तीनों की तीनों काफी बेटर है, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड हाईली कंपेटिटिव टीम्स होंगी, तो वहां पर देखना पड़ेगा ये बॉलिंग किस तरह की रहती है। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन अगर नजर आया, अगर इन बॉलर्स ने अपनी लेंथ को सही पकड़ा, जैसे हमने कहा कि टप्पा अगर सही पकड़ा, लेंथ सही पकड़ा और एक्स्ट्राज में कमी रखी, एक्स्ट्राज में कंट्रोल रखा, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये बॉलर्स हमें बेहतर करते हुए नजर आएंगे। लेंथ सही पकड़नी होगी और एक्स्ट्राज में फ्रीबीज नहीं देना होगा, क्योंकि बैट्समैन कभी कभी स्ट्रगल करता है, उसे एक्स्ट्रा मिल जाता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो फर्क पड़ जाता है। छोटी छोटी चीजों से बॉलिंग में फर्क पड़ता है। तो लेंथ और एक्स्ट्रास पे कंट्रोल डेफिनेटली ये अगर हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखने को मिले तो और बेहतर रहेगा। लेकिन इस मैच में डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 9.5 आप दे सकते हैं लेंथ और कंट्रोल के हिसाब से, जितना भी समझ में आता है स्टैट्स वगैरह को देखकर। अब चलते हैं यहाँ पर नेपाल की बैटिंग की। एंड मैच तो डेफिनेटली पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि 114 रन टीम चेज भी नहीं कर पाई, उससे पहले ही कहीं ना कहीं फिर से बारिश आ गई और फिर से खत्म हो गया। लेकिन एट द एंड नेपाल का फाइनल स्कोर क्या था पहले वो जान लेते हैं, फिर चलते हैं बैटिंग एनालिसिस। जरूर 99 फॉर 3 आफ्टर 29.1 ओवर, तो ये स्कोर था नेपाल का, जब थैंक गॉड कि 20 ओवर हो गए, वरना इसमें भी ये भी नो रिजल्ट में मैच आ जाता, वरना 20 ओवर हो गए तो खैर कोई चिंता नहीं। जी हाँ, तो डकवर्थ तो यहाँ पर लग गया और इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं बाकी मैचेस में नहीं हो पाया। सेकंड इनिंग सबकी आई, लेकिन 20 ओवर कोई ना कोई भी क्रॉस कर नहीं पाया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग कार्ड की। बैटिंग कार्ड की बात करने से पहले यहाँ पर हम चलेंगे पार्टनरशिप चार्ट की तरफ नेपाल के, जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस विकेट के लिए कितने कितने रन की यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, फिर बैटिंग कार्ड की तरफ भी चलेंगे।
करेंगे यार। बिल्कुल, पहले विकेट के लिए माफ कीजिएगा, पहले विकेट के लिए 3 रन की पार्टनरशिप हुई, बहुत जल्दी ये विकेट गिर गया। और फिर दूसरे विकेट के लिए ये बहुत बेहतरीन है कि एक 1 डाउन के बैट्समैन ने थोड़ा संभाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े बड़े इवेंटों में। 80 रन की पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए। वहीं तीसरे विकेट के लिए 1 रन की, यहाँ पर बहुत सस्ते में ये तीसरा विकेट गिर गया। लेकिन चौथे विकेट के लिए जब देव खन्ना भी खेल रहे थे साथ में, तो अनबीटन ये पार्टनरशिप रही है 15 रनों की, और टीम ने उसके बाद मैच जो धुला उसके बाद टीम जीत गई। बिल्कुल, तब तक कहीं ना कहीं डकवर्थ इसमें वो काफी जी हाँ आगे थे स्कॉटलैंड के मुकाबले। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हमें नजर आती है, बैटिंग कार्ड की तरफ आए वापस अगर चले यहाँ पर, तो एक चीज जरूर नजर आती है कि टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इस गेम में भी देखिए बिपिन रावल जो है वो 0 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अगर आप देखें थर्ड विकेट के लिए भी इतनी खासा पार्टनरशिप यहाँ पर हुई नहीं, लेकिन ऊपर के जो टॉप ऑर्डर है उसमें से एक अच्छी पार्टनरशिप आई, बड़ी पार्टनरशिप आई 80 लगभग के आसपास की, और मैच वो यहाँ पर निकाल के ले गए। डेफिनेटली स्कोर सामने लो था, लेकिन वो बॉलर्स का क्रेडिट था, बिल्कुल सही, बॉलर्स का क्रेडिट था कि बॉलर्स को उन्होंने इतने काम पे रोका है, तो अच्छी बात है, उनकी मेहनत है। और साथ साथ में स्कॉटलैंड के बैट्समैन ने भी थोड़ा इंटेंट से काफी हेल्प किया। जी हाँ, स्कॉटलैंड के बैट्समैन का भी काफी खराब बैटिंग इंटेंट वहां पर नजर आया। लेकिन अर्जुन कुमल की बात करें, 33 रन उन्होंने बनाए 60 गेंदों में। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम लिया, जो कि चलिए बेहतर है, क्योंकि एक भी बाउंड्री नहीं है, और 33 के 33 रन। जी हाँ, बिल्कुल फुल उनका फोकस था कि शायद बाउंड्री लेस खेलने का, सिंगल डबल से ज्यादा खेलने का, ये शायद उनका आइडिया रहा होगा। शायद बाउंड्री पे वो मारना ही नहीं चाहते थे, अदरवाइज वो चाहते थे शायद 60 बॉलों में ऐसी एक डिलीवरी नहीं है, उसमें बाउंड्री डाल के ऐसा हो नहीं सकता। शायद वो उनका इंटेंट ही था कि नहीं लीव भी किया होगा। जी हाँ, जरूर लीव किया है उन्होंने, और इसलिए ये जो हमें बाउंड्रीज नहीं दिख रही है ये उसी का असर है, वरना शायद एज वेज लगकर कोई ना कोई बाउंड्री जरूर जाती। अगर आप सोचेंगे ओवरकास्ट कंडीशन, क्योंकि थे ओवरकास्ट कंडीशन, तो 60 बॉलों में एक दो तो ऐसा होगा जहां पर एज लग के बाउंड्री की तरफ गई हो, यानी उन्होंने उन बॉलों पे लीव किया है, इससे क्लियर पता चल रहा है। और अगर दूसरे तरफ से देखें कि 60 बॉलों में एक भी लूज डिलीवरी नहीं, इसमें बाउंड्री न लगा सके, ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई ना कोई डिलीवरी जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इंटेंट था कि मैं टाइम बिताऊंगा और यहाँ पर खेलूंगा, क्योंकि वार्म अप है तो उसका उन्होंने इस्तेमाल जरूर किया, क्योंकि दोनों के लिए अलग हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि जब स्कॉटलैंड के बैट्समैन से टाइम लिया तो फिर आप क्यों नहीं ये चीज कह रहे हैं, क्योंकि उनके इंप्रूवमेंट की बात है। उनका पिछला प्रैक्टिस मैच ऑलरेडी डिजास्टर था, जहां 144 तक पहुंचे थे इकबाल खिलाफ, उससे 114 पे पहुंचे ऑफिशियल वार्म अप में, जो कि और बड़ा डिग्रेड हो गया। और टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन यहां में देखने को मिला नहीं, दोनों में अलग अलग चीज आपको देखना होगा। और ये चेस कर रहे हैं 114 रन, और 114 रन चेस करने के लिए जब आप उतर रहे हैं तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कि आपको इतना रिक्वायरमेंट या फिर इन सब के बारे में सोचना पड़े। तो अर्जुन कुमल का इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से ये इंटेंट बेहतर रहा होगा। काश इस इनिंग्स देख पाते तो अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, वार्म अप्स है, लेकिन मेन इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है किस तरह की इनिंग है, डाउन क्या है, सब चीजें। उसका बिपिन रावल को आज कहीं ना कहीं ओपनिंग में ट्राई किया गया यहाँ पर, और वो कहीं ना कहीं 0 बल्ला उनका चला नहीं। चलिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखते हैं। उसके बाद आकाश त्रिपाठी की इनिंग को आप कैसे देख रहे हैं? 72 बॉलों में 28 रन। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी रही है, और ज़रूर है कि उम्मीद रहेगी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी हमें इंतजार रहेगा, या फिर शायद कुछ डाउन ऑर्डर बदलते हुए हमें नज़र आ सकते हैं अब उस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। लेकिन रन्स कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, और पिच पर ठहर भी रहे हैं और साथ साथ में रन्स भी कर रहे हैं, ये अच्छा है। और चेस कर रहे हैं टीम, तो शायद लगा होगा कि चलिए वक्त लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक बिल्डअप की है, ये याद रखने की जरूरत है हमें। 80 रनों की पार्टनरशिप हुई है दूसरे, वो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। बिल्कुल, तो ये बहुत दिमाग में रखने की जरूरत है। खाली रोक नहीं रहे थे, साथ साथ में रन्स भी बन रहे थे, 80 रन की पार्टनरशिप भी यहाँ हुई है। और उसके बाद इनिंग की बात करें तो बिल्कुल बहुत बेहतर रही है, और एक पार्टनरशिप में साथ दिया है, और जीतने वाली पार्टनरशिप में तो और बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल। अब एक चीज और है कि यहाँ पर 60 बॉल में जो 33 अर्जुन कुमल के, 72 बॉल में 28 रन जो है आकाश त्रिपाठी के। अब ये नहीं कि यहाँ पर इनको दिक्कत ही नहीं हुई होगी, ऐसा भी नहीं कहेगा, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन स्कॉटलैंड की बॉलिंग जो है उनकी बैटिंग के मुकाबले थोड़ा बेहतर कर रही है, अभी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिक्कत उन्हें भी हुई होगी, क्या पता ड्रॉप कैचेस भी हुए हो, मूवमेंट शुरुआत में जरूर मिली होगी। लेकिन उसके अलावा उस सबसे टैकल कर भी दोनों बैट्समैन ने, अर्जुन कुमल और आकाश त्रिपाठी ने 50-50 डिलीवरीज क्रॉस की अपनी, और उसके साथ साथ रन भी किए, ये बेहतर रहा। और एक चीज और है कि उनके माइंड में ये भी था कि हमें स्कोर भी साथ साथ में करके चलना है, वरना सोचिए अगर ये बहुत और स्लो खेलते तो डकवर्थ इसमें तो ये कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड से शायद पीछे हो जाते, क्योंकि ऑलरेडी टीम ने शायद 29 ओवर करीब बैटिंग कर ली थी। तो ये चीज भी उनके माइंड में जरूर था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल फ्लॉलेस इनिंग खेली होगी, ओवरकास्ट कंडीशंस में हेल्प नहीं हुई, एज भी आया होगा, जरूर बीट भी हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पिच पर टिके हैं, आपने विनिंग कंट्रीब्यूशन में सपोर्ट किया, बस उतना काफी है। एंड देव खन्ना के बल्ले से रन्स निकले फाइनली, लेकिन अभी टेस्ट होना बाकी, क्योंकि 12 रन तक पहुंचे थे। इनिंग कितनी बड़ी होती है ये थोड़ा और वक्त रहता तो पता चलता। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी आने वाले वक्त में पता जरूर चलेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर मैच हो जाए, होपफुली पूरा मैच, तो और बेहतर समझ में आएगा। और उन्होंने अपने आप को थोड़ा बदला भी है,
सेकंड डाउन के करीब आ गए हैं, 1 डाउन, फिर डाउन ऑर्डर भी देखना होगा कि मेन इवेंट में क्या रखते हैं, 1 डाउन रखेंगे या सेकंड शायद इस वक्त ट्रायल कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी जरूर है। बिल्कुल, तो क्लियर है बैटिंग अच्छी रही है, लेकिन फिर भी हम वही कहेंगे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक अच्छा टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। बस 50 ओवर का मैच पूरा हो जाए तो पूरा बेहतर रहेगा। वो बारिश की वजह से इतना आधा हो जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन चलिए एट द एंड वहाँ पर टेस्ट तो रियल होगा, बॉलर्स का भी बैट्समैन का भी थोड़ा सा बेहतर, इससे बेटर टेस्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एंड स्कॉटलैंड की बॉलिंग एनालिसिस की बात करते हैं अब, जो स्कॉटलैंड के बॉलिंग फिगर्स का क्या हाल है और यहाँ पर आपको कुछ कमी नजर आए? बिल्कुल सही कहा आप। देखिए एक्स्ट्रास की बहुत ज़्यादा यहाँ पर दे दिया है, तकरीबन अगर हम देखें 20+ एक्स्ट्रास दिए हैं, यानी कि वाइड से चौके गए हैं, नो बॉल आई है, नो बॉल पे भी शॉट आए हैं, रन्स आए हैं, कुछ लेग बाय भी होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये लेग बाय नहीं है, स्ट्रिक्टली वाइड और नो बॉल। बहुत कंट्रोल खराब रहा है। बिल्कुल, और खासकर वाइड है, शायद 19 करीब वाइड है और उसके बाद 5 या 6 नो बॉल है ऐसे करके, तो बहुत पुअर यहाँ पर हमें देखने को मिली है लाइन और लेंथ। और अपना जो एक पैर का, जो बॉलर्स के पैर का एक डिसिप्लिन है, कहीं ना कहीं पैर थोड़ा सा बॉलिंग मार्क लेना, उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बॉलर्स को, कि बॉलिंग मार्क वो ठीक से लें। बहुत होता है, हमने देखा भी है, जब बॉलर्स थोड़ा सा भी पैर, जब अंपायर कहते हैं कि आपका पैर थोड़ा लाइन के बाहर जा रहा है, आप देखिए, तो तुरंत बॉलर जो है वो अपने बॉलिंग मार्क पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ज़रूर होगा इन सब में, ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं जो अंडर 19 में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इतना फोकस अपनी बॉलिंग के बजाय बेसिक्स पर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये अंडर 19 क्रिकेट का एक पूरा बेस होता है। यहाँ पर पूरा जी जान से लीग के लिए ट्राई करना या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए करियर बनाने के लिए इतना नहीं, जितना बेसिकों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये उनमें से एक चीज़ है। इसी वजह से हमें इतनी एक्स्ट्राज यहाँ देखने को मिल रही है कि बॉलिंग मार्क कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, किसी का उस चक्कर में लाइन भी खराब हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को, सारे ही बॉलर्स को। यहाँ किसी एक को नहीं कह रहा है, डेली क्रिकेट सबको कह रहा है। स्कॉटलैंड के सारे बॉलर्स की यहाँ बात कर रहे हैं। और बॉलिंग फिगर्स ऑलरेडी आपने स्क्रीन पर देखा ही, मैकेंजी जॉन्स ने 8 ओवर में 1 रन 25 रन देकर 1 विकेट, और इब्राहिम फैजल ने 6 ओवर करीब करा 21 रन देकर 2 विकेट यहाँ पर उन्होंने निकाले। तो यहाँ पर जो एक ही दिक्कत रही वो रही थी एक्स्ट्रास की। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास यहाँ पर, जैसे हमने बताया कि 20 करीब एक्स्ट्रास यहाँ पर दे दिए, तो ये कंट्रोल पूरी तरह से आप बॉलर्स के हाथ से निकल गया। 114 आपने बनाए हैं, उसमें से 20 करीब आपने एक्स्ट्रास में खर्च कर दिए, तो आपके लिए रन ही क्या बचे, यानी अंडर 100 आपके लिए रन बचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बॉलिंग में कंट्रोल, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नजर यहाँ पर जरूर आए। तो बस यही था इस मैच का हाल। जहाँ तक बात है यूएसए वर्सेस नामीबिया की, तो यहाँ पर अगर बात करें यूएसए की, तो उन्होंने जबरदस्त एक्सीलेंट इनिंग रही है। कम्युनिटी में उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैच पूरा नहीं हुआ, वरना उसके एनालिसिस भी यहाँ पर हम इंक्लूड करते, क्योंकि तभी पता चल पाता कि दोनों का क्या हाल रहा। एक ही इनिंग हुई है, एक का सिर्फ 70-75 करीब वो बना पाए थे। नामिया ने भी जवाब दे रही थी, काश 8 ओवर और हो जाते, तो उसको भी बात यहाँ पर जरूर होती है, लेकिन नॉट रिजल्ट की वजह से दोनों थोड़ा खराब हो गया। चलिए, लेकिन उन जिन्होंने सेंचुरी लगाई 125 रन करीब, उनके बारे में कम्युनिटी में बात जरूर होगी। बाकी इस मैच में क्या हुआ, उसकी जो अपडेट्स है, मेजर अपडेट्स, वो आप कम्युनिटी में जाकर जरूर चेक करिए। नीदरलैंड्स युगांडा के खिलाफ इंटरेस्टिंग मैचेस खेलने वाला है आने वाले वक्त पे। नीदरलैंड वर्सेस युगांडा में देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी डिटेल्स आएंगी इस रिलेटेड। बने रहिए डेली चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।